शिक्षा की दुनिया में आजकल मतलब एक अजीब सी हलचल है। आज के इस गहन चर्चा में हमारे पास जो मटेरियल है उसका नाम है द पेडागोजी ऑफ खान सर, व्हाई खान सर इज डिफरेंट, देश का फेवरेट टीचर। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, ये विषय इतना ऊर्जावान और प्रासंगिक है कि इसे पढ़ते ये समझ में आ जाता है कि एजुकेशन स्पेस में कुछ अभूतपूर्व घटित हो रहा है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पढ़ाई एक बहुत ही गंभीर, शांत और भारी भरकम सी चीज है। बिल्कुल एक टिपिकल क्लासरूम का इमेज बन जाता है दिमाग में। सही कहा। लेकिन आज हम जिस अप्रोच को डिकोड करने वाले हैं उसने इस पूरे पुराने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कैसे एक साधारण से दिखने वाले क्लासरूम ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और लाखों लोगों की पसंद बन गया है। और यही बात इस पूरे एनालिसिस को खास बनाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर वो क्या बात है जो एक व्यक्ति को सिर्फ एक टीचर से बढ़ाकर एक पूरे मूवमेंट में बदल देती है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी कहानी सिर्फ सिलेबस पूरा कराने या कुछ फैक्ट्स रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के एक पूरी तरह से नए तरीके के बारे में है। सदियों से जो एक अदृश्य दीवार टीचर और स्टूडेंट के बीच रही है ना, जहाँ टीचर एक ऊंचे पोडियम पर ज्ञान देने वाले की भूमिका में होता है और स्टूडेंट नीचे सिर्फ उसे ग्रहण करने वाला होता है। हाँ, वो वन वे कम्युनिकेशन वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। ये शिक्षण शैली उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देती है। जो एजुकेशन हमेशा से एक डरावने और नीरस ढांचे में पेश की जाती थी, उसे यहाँ एकदम पलटकर एक बहुत ही जीवंत और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल दिया गया है। और इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर देना बेहतर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में या हम जिस शिक्षण शैली की बात कर रहे हैं उसमें जो भी सामाजिक या राजनीतिक टिप्पणियां आती हैं, हम आज उनका पूरी तरह से न्यूट्रल होकर एनालिसिस कर रहे हैं ना, या किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। एकदम सही। हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्टाइल के तौर पर इस पूरे फिनोमेना को डिकोड कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका इतना असरदार क्यों है। ये अप्रोच सही भी है, क्योंकि जब कोई विषय इतने बड़े मास लेवल पर असर डालता है तो उसे निष्पक्ष नजरिए से देखना ही उसके पीछे के असली विज्ञान को समझने का इकलौता तरीका है। तो सबसे पहले उस खास देसी अंदाज की बात करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। मुझे इस आर्टिकल में जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की वो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देना। हाँ, वो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी को इंटरनेशनल रिलेशन समझने हैं, जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच की कूटनीति या बॉर्डर का विवाद, और उसे समझाने के लिए मोहल्ले की किसी आम बहस का उदाहरण दिया जाए, या फिर गांव में पड़ोसियों के बीच खेत की मेड़ को लेकर होने वाले झगड़े का। वही तो राइटर यहाँ पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भारी भरकम चारगन या डराने वाले टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि सीधे वो भाषा इस्तेमाल होती है जो आम लोग चाय की टपरी या ट्रेन के सफर में बात करते हुए यूज करते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजी काम कर रही है। एजुकेशन और मनोविज्ञान की फील्ड में एक टर्म होता है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी प्रेशर। हाँ। यानी जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है। इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माहौल है उसमें ये लोड वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। सिलेबस का पहाड़ होता है और समय कम, और ऊपर से फेल होने का डर अलग से। बिल्कुल। ऐसे में जब कोई टीचर किसी बहुत ही कठिन थ्योरी को एक ऐसे उदाहरण से समझाता है जिसे स्टूडेंट रोज अपनी आंखों से देखता है, जैसे रेलवे स्टेशन की भीड़ हो गई, घर में भाई बहनों का झगड़ा हो गया, या क्रिकेट के मैदान का कोई किस्सा, हाँ, तो वो कॉग्निटिव लोड या दिमागी प्रेशर अचानक से गिर जाता है। स्टूडेंट का दिमाग उस नई जानकारी को किसी खतरे या बोझ की तरह नहीं लेता, बल्कि उसे अपने ही जीवन की किसी घटना का विस्तार मान लेता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी तो उठता है कि क्या इतने कॉम्प्लेक्स और गंभीर विषयों को मोहल्ले की बहस के लेवल पर ले आने से उस सब्जेक्ट की गंभीरता खत्म नहीं हो जाती? मतलब क्या हम चीजों को बहुत ज्यादा डम डाउन या आसान तो नहीं कर रहे जिससे असल मुद्दा ही पीछे छूट जाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो अक्सर पारंपरिक शिक्षाविदों के बीच उठता है। लेकिन अगर हम इस मटेरियल का बारीकी से विश्लेषण करें तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण और डम्बिंग डाउन के बीच के फर्क को बहुत खूबी से हैंडल किया गया है। वो कैसे? देखिए, किसी चीज को डम डाउन करने का मतलब होता है महत्वपूर्ण तथ्यों को ही गायब कर देना। लेकिन यहाँ तथ्य वही रहते हैं, सिर्फ उन्हें डिलीवर करने का जो जरिया है वो बदल जाता है। मतलब पैकेजिंग बदल जाती है। एकदम सही कहा आपने। उदाहरण के लिए अगर इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन या महंगाई दर का कॉन्सेप्ट समझाना है तो इसे सीधे जटिल ग्राफ्स और चार्ट से शुरू करने के बजाय इस बात से शुरू किया जाता है कि कल जो समोसा 5 रुपए का था
वो आज 7 का क्यों हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर होता है, बस उसकी पैकेजिंग इतनी पहचानी हुई होती है कि सीखने वाले के अंदर का डर खत्म हो जाता है। इस पैकेजिंग का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल भाषा का है। आर्टिकल में भी प्योर हिंदी और आम बोलचाल वाली इंग्लिश के इस मिक्सचर पे काफी जोर दिया गया है। भाषा का रोल तो खैर सबसे क्रिटिकल है ही। हमारे देश में लैंग्वेज हमेशा से एक गेटकीपर की तरह काम करती आई है। एक तरफ वो गांव या छोटे कस्बों के बच्चे हैं जो एकदम से इंग्लिश मीडियम के माहौल में जाती है अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और दूसरी तरफ वो शहरी स्टूडेंट्स हैं जो शुद्ध किताबी हिंदी सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इन दोनों के बीच ये जो देसी और इंग्लिश का ब्रिज बनाया गया है वो कमाल का है। और ये ब्रिज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया में लाखों बच्चों के लिए भाषा अक्सर शिक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उस विषय में कमजोर नहीं होता, बल्कि वो उस भाषा से स्ट्रगल कर रहा होता है। हाँ, वो सिर्फ उस भाषा से संघर्ष कर रहा होता है जिसमें वो विषय पढ़ाया जा रहा है। जब क्लासरूम में किताबी भाषा की जगह एकदम आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल होती है, जिसमें थोड़ा लोकल टच हो, थोड़ा ह्यूमर हो, थोड़े इंग्लिश के आम शब्द हों, तो वो रूरल और अर्बन दोनों तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बीच की खाई को पूरी तरह से पाट देती है। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाती है कि ज्ञान किसी खास भाषा की मोहताज नहीं है। यह समावेशन यानी इंक्लूजन का एक बहुत ही व्यवहारिक रूप है, जहां क्लास में बैठे हर बच्चे को ये महसूस कराया जाता है कि ये ज्ञान उसी के लिए है। सही कहा। और शायद यही वजह है कि इस मटेरियल में स्टूडेंट फर्स्ट माइंडसेट यानी छात्र प्रथम दृष्टिकोण की इतनी गहरी चर्चा की गई है। हाँ, ये बात सीधा कनेक्ट करती है। आज के समय में जहां एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, जहां ब्रांडिंग, पीआर कैंपेन्स, करोड़ों अरबों की फंडिंग और बड़े-बड़े होर्डिंग्स की बातें होती हैं, वो पूरा एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन गया है। वहां ये देखना बहुत ही ताज़ा हवा के झोंके जैसा लगता है कि किसी का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि उस भीड़ में बैठे आखिरी बच्चे का भविष्य कैसे संवरेगा। पैसा या प्रसिद्धि यहाँ प्राथमिक लक्ष्य नहीं लगते। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक ढांचे में रखकर देखें तो ये विशुद्ध रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बेहतरीन प्रदर्शन है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि एक अच्छा टीचर वो है जिसे अपने सब्जेक्ट की बहुत गहरी नॉलेज हो। हाँ, जिसे सारी थ्योरीज रटी हुई हों। लेकिन असल में एक सच्चा कम्युनिकेटर वो होता है जो सामने वाले का माइंड रीड कर सके। जो स्टूडेंट्स कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल रहे होते, उनके दिमाग में माता पिता की उम्मीदों का भारी बोझ होता है। आर्थिक तंगी का डर भी होता है। बिल्कुल। छोटे छोटे कमरों में रहकर लगातार मिलने वाली असफलताओं से उपजी गहरी निराशा और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो मतलब यहाँ एक तरह से टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि एक मेंटर या एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट सिस्टम बनना भी है, क्योंकि स्रोत में ये क्लियरली मेंशन है कि क्लासरूम में बच्चों के उस डर और उस कुंठा को इग्नोर नहीं किया जाता। हाँ, बल्कि उसे सीधे तौर पर संबोधित किया जाता है। जब एक कम्युनिकेटर मंच पर खड़े होकर सिर्फ फैक्ट्स नहीं उगल रहा होता, बल्कि वो बच्चों की उन असुरक्षाओं और उस संघर्ष के बारे में बात करता है, तो वो एक ऐसा गहरा जुड़ाव पैदा करता है जिसे कोई भी करोड़ों की ब्रांडिंग नहीं खरीद सकती। एकदम सही। वो जानता है कि कब क्लास का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण हो गया है, बच्चे थक गए हैं, और कब अचानक से कोई लोकल किस्सा या कोई हल्की फुल्की बात छेड़नी है जिससे वो सारा स्ट्रेस कम हो जाए। इसे ही सही मायनों में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अपने दर्शकों या छात्रों की मानसिक स्थिति के हिसाब से खुद को लगातार ढालना। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है सादगी का। हाँ, इस चर्चा में जो एक और बात बहुत प्रमुखता से उभर कर सामने आ रही है वो है शिक्षा में सादगी और कम लागत की क्रांति। हम इंटरनेट पर अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में एक अजीब सा बनावटी उत्साह होता है। महंगे कपड़े पहनकर जोर जोर से चिल्लाकर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। एकदम एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन ड्रामा खड़ा किया जाता है। लेकिन इस शिक्षण शैली में किसी भी तरह के दिखावे यानी शो ऑफ के लिए कोई जगह नहीं है। एकदम साधारण कपड़े, एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफस्टाइल और काम करने का बहुत ही सहज तरीका। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगी शिक्षा पर हमेशा से एक खास एलीट वर्ग का ही कब्जा रहा है। वो लोग जो बड़े शहरों में जाकर भारी भरकम फीस चुका सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सादगी सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक मॉडल है। जब आप दिखावे पर, पीआर पर या अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज मेंटेन करने पर पैसा नहीं बहाते, तो आप शिक्षा की लागत को आश्चर्यजनक रूप से कम रख पाते हैं।
ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। मतलब जो कॉस्ट कटिंग या सस्ता मॉडल है वो सीधा इस बात से जुड़ा है कि फालतू का दिखावा नहीं है। बिल्कुल, ये कम लागत और मुफ्त संसाधनों का मॉडल शिक्षा को एक खास वर्ग के एकाधिकार से निकालकर मास लेवल यानी आम जनता तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी क्रांति है। जो बच्चा किसी दूर दराज के गांव में बैठा है, जिसके पास शायद किताबें खरीदने तक के पैसे मुश्किल से जोड़ पाते हैं, वो भी अब उसी क्वालिटी की एजुकेशन पा रहा है जो कभी सिर्फ महानगरों के महंगे संस्थानों तक सीमित थी। ये असल में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण है। और ये सादगी छात्रों के साथ एक और गहरे स्तर पर जुड़ती है। जब एक छात्र देखता है कि उसका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति भी उसी के तरह एक साधारण जीवन जी रहा है, तो उसके मन में बैठा वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि सफलता पाने के लिए बहुत हाई फाई होने की जरूरत नहीं है। हाँ, या अपनी असलियत छुपाने की जरूरत नहीं है। ये उनकी अपनी पृष्ठभूमि और उनके अपने मिडिल क्लास संघर्षों को एक तरह की मान्यता देता है। मिडिल क्लास संघर्षों की बात निकली है तो इस स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प संतुलन की बात की गई है, परीक्षा और जीवन का संतुलन। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान लेजर शार्प फोकस रखते हैं कि बस परीक्षा कैसे पास की जाए, कौन सी ट्रिक्स अपनाई जाएं, कैसे सवालों को जल्दी हल किया जाए। उनका पूरा फोकस सिर्फ कट ऑफ क्लियर कराने पर होता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। स्रोत के अनुसार ये शिक्षण शैली समाज, देश और करंट अफेयर्स की एक बहुत ही वास्तविक और जमीनी समझ विकसित करती है। देशभक्ति, जमीनी हकीकत और समाज के मुद्दों पर खुलकर बात होती है। और इसी बिंदु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार रणनीति सामने आती है। शिक्षा प्रणाली, नीतियों और समाज पर बेबाक और निडर राय रखना। जैसा कि हमने शुरुआत में भी स्पष्ट किया था, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ संचार के एक टूल के रूप में इसका एनालिसिस कर रहे हैं। जब कोई शिक्षक व्यवस्था की कमियों पर या नीतियों पर खुलकर और बिना डरे अपनी बात रखता है, तो वो छात्रों के सामने एक बहुत मजबूत आदर्श प्रस्तुत कर रहा होता है। वो सिर्फ किताबी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता, वो रियल वर्ल्ड की बात करने वाला इंसान बन जाता है। सही कहा। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये अप्रोच एक छात्र को सिर्फ एक एग्जाम पास करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बना रही है? एकदम सटीक बात है। क्योंकि आखिर में आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर आपको उसकी असली सच्चाई ही नहीं पता, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? जब क्लास में समाज के संघर्षों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या जमीनी हकीकत को वास्तविक जीवन से जोड़कर डिस्कस किया जाता है, तो छात्र का नजरिया बड़ा होता है। ये निडरता छात्रों के मन में भी एक गहरा विश्वास पैदा करती है कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सवाल पूछने का साहस रखना चाहिए। ये सचमुच बहुत प्रेरणादायक है और शायद यही सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसी रेसिपी तैयार करते हैं जिसके बारे में ये स्रोत बार बार इशारा करता है कि ये अब सिर्फ एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता नहीं रह गया है। हाँ, ये एक व्यक्ति से ऊपर उठकर एक पूरा मूवमेंट बन गया है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक आंदोलन या मूवमेंट बनता कैसे है। कोई भी विचार सिर्फ लोकप्रिय होने से आंदोलन नहीं बन जाता। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई विचार लोगों के दैनिक संघर्षों को एक आवाज दे दे, जब वो उन्हें ये महसूस कराए कि ज्ञान पाना कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये उनका हक है और ये हक उन्हें पूरे आत्मसम्मान के साथ मिलना चाहिए। एकदम। तब वो विचार एक व्यक्ति की पहचान से बड़ा होकर एक मानसिकता या माइंडसेट बन जाता है। यहाँ ये माइंडसेट निरंतर सीखते रहने और अपने बैकग्राउंड पर गर्व करने का है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटने की कोशिश करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान कितना भी जटिल क्यों ना हो, अगर उसे सही देसी अंदाज, सुलभ भाषा और एक सच्चे भावनात्मक जुड़ाव के साथ परोसा जाए, तो वो हर किसी तक पहुंच सकता है। सस्ती शिक्षा और छात्रों को सबसे ऊपर रखने वाली इस अप्रोच ने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का एक बिल्कुल नया पैमाना तय कर दिया है। सीखने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा अर्थ यही है कि शिक्षा केवल रटने या इम्तिहान पास करने की कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, ये जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़ने, अपने समाज को गहराई से समझने और अपने अंदर के डर को जीतकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जब ज्ञान को जीवन की सच्चाइयों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो केवल एक सूचना नहीं रहता, वो एक ताकत बन जाता है। और यही ताकत एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। ज्ञान का असली मकसद ही यही है कि वो जीवन को बेहतर और मजबूत बनाए। आज के इस एनालिसिस ने सच में शिक्षा को देखने का एक बहुत ही नया नजरिया दिया है। वाकई,
ये बहुत ही इंसाइटफुल रहा। लेकिन इस चर्चा का समापन करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल है जो इस पूरे विषय से उभर कर आता है। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि कैसे इस नई और सरल शैली ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन अगर भविष्य में शिक्षा की पहुंच इतनी ही सरल, सस्ती और आम जीवन से जुड़ी हुई हो जाए, तो क्या भविष्य में हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और भारी भरकम फीस लेने वाले उन बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों को अपना पूरा ढांचा और पढ़ाने का वो पुराना उबाऊ तरीका बदलने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में शिक्षा की पूरी दिशा बदल सकता है। एकदम सही। इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। एक नए विषय और कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर इसी तरह ज्ञान के नए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सीखने का ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। अलविदा।